आप अपने आप को तभी सफल समझिए जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे आइंस्टीन का जो एक काफ़ी फेमस जो फार्मूला है E बराबर mc², जिसको आप लोग जानते ही होंगे। तो ये क्या है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो क्या होता है E बराबर mc², where m is the mass and c is the velocity of light और E क्या है? एनर्जी है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, आज डिराइव करेंगे। ठीक, तो इसके लिए कुछ कंसिडरेशंस रहेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। ठीक, और वो m मास है और एक v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ये कुछ हमारे कंसिडरेशंस रहेंगी। जैसे इसको आप पहले ऐसे समझ लीजिए, इसे एक कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। ठीक, उसका मास कितना m है और एक इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये m मास है और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इस पर एक फोर्स F लग रहा है। ठीक, जो कि मोशन के डायरेक्शन में ही लग रहा है। एक फोर्स ऐसा इस बॉडी पर लग रहा है जिसका मास m है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, कह सकते हैं अगर ये अलोंग x एक्सिस मूव कर रही है तो x एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही है वो सेम उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो अब आप लोग एक चीज जानते होंगे, जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या होता है, उस फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F बराबर कह सकते हैं dq/dt हो जाएगा, क्योंकि P क्या होता है, P होता है मोमेंटम होता है। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड द फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का जो सेकंड नियम है मोशन का, वही यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि एक मास m की एक बॉडी है जो v वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस पर फोर्स F लग रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन सेम वही है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कुछ मानते हैं, वही इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं ना। तो लेट अस कंसीडर a body have mass m moving with velocity v। एक बॉडी जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक, अब उस पर जो है एक फोर्स लग रहा है जो कि उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमको पता है F बराबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो F बराबर क्या होता है, dp/dt। ठीक, P क्या है, मोमेंटम है, तो सेकंड लॉ हमको पता है, F बराबर क्या हो जाएगा, dp/dt। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगा, मोमेंटम बराबर क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v। ठीक, m क्या है, मास है, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि जो भी बॉडी है उसका मास m है और एक वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इसका उसका मोमेंटम भी होगा कुछ, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v। ठीक, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, यह बराबर d/dt, इधर क्या हो जाएगा, m इंटू v। ठीक, तो P की जगह हमने क्या लिख दिया, m इंटू v। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मास और जो वेलोसिटी है ये दोनों क्या है,
वेरिएबल ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक। जबकि अगर हम लोग क्लासिकली देखें, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये माना जाता है कि जो मास होता है वो वेरी नहीं करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो मास है वो भी क्या होता है, वेरी करता है। तो हमने मास और वेलोसिटी का मतलब वो भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक मतलब ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई भी अगर बॉडी है, उसका मास m नॉट है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मूव करने लगी जो कि काफ़ी हाई स्पीड हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो उसकी जो स्पीड, जो उसका जो मास होगा वो भी क्या होता है, वेरी कर जाता है। इसका मतलब उसका मास भी बढ़ जाता है। उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग यही ट्रीट किया जाएगा कि जो m है ये क्या है, एक वेरिएबल है, ना कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी। लेकिन अगर हम क्लासिकली देखें, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये नहीं कहती है कि जो मास होता है वो वेरी नहीं करता है, मतलब वो फिक्स रहता है। जिसका मास जो भी है वो फिक्स रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन पता ही है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो m इंटू क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, ठीक। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, प्लस v इंटू dm अपॉन dt। अब आप इतना समझ गए होंगे, ठीक। तो अच्छा, ये तो हो गया, f बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अच्छा, जो बॉडी जो m है, जो भी बॉडी है उसका मास क्या है, m है, और इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा, जब फोर्स लग रहा है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे मान लेते हैं एक स्मॉल जो भी फोर्स लगा उसमें स्मॉल चेंजिंग हुई, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो स्मॉल हो गया, वो मान लेते हैं ds हुआ है, ठीक। एक काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात की जा रही है, जैसे जो हम लोग ds ये सब जो लिख रहे हैं ये स्मॉल चेंजिंग के लिए है ना। तो आपको पता है जो वर्क डन क्या हो जाएगा, हमको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स क्या है, F है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ds हो रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, dw क्या हो जाएगा, F इंटू ds, ठीक। अच्छा, जब ये F इंटू ds में क्या होगा, वर्क डन होगा, और जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या ये जो भी बॉडी है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ds, तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसी की इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के इक्वल ही हो जाएगी, ठीक। तो हमको पता है, तो आप जानते हो कि F इक्वल टू सॉरी dw क्या होता है, dw इक्वल टू होता है F इंटू ds, ठीक। और यही dw इक्वल टू हो जाएगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी dk। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dk इक्वल टू हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, या फिर इसको लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से हमको क्या मिलेगा, dk इक्वल टू f इंटू ds है ना, तो f की जगह इतना हो जाएगा m dv अपॉन dt इंटू ds प्लस v dm अपॉन dt इंटू ds। सिंपल है। तो dk इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, अब देखिए dk इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, इसको क्या कर लीजिए, इसको इधर रख लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ds अपॉन dt
ds अपॉन dt इंटू dv। ठीक, इसी चीज को हमने लिखा है प्लस v ds अपॉन dt यहाँ पर इंटू dm। ठीक, अब एक चीज आपको पता होगा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, हमको पता है v बराबर क्या होता है ds अपॉन dt, यही होता है ना। तो इसी चीज को हमने ऐसा करने के लिए क्या किया, ds अपॉन dt कर लिए। तो ds अपॉन dt जगह क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ पर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू हो जाएगा m, और ds अपॉन dt जगह क्या रखेंगे, v रख देंगे। तो m इंटू वी और dv प्लस v, और देखिए ds अपॉन dt जगह रखेंगे v, तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा इंटू dm। ठीक, ये मान लेते हैं ये क्या है, इक्वेशन थर्ड है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये इक्वेशन को थर्ड को याद रखना, क्योंकि हमको इसका फिर बाद में जरूरत पड़ेगा। नहीं तो इसको हम साइड में लिख देते हैं इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन थर्ड क्या है, dk इक्वल टू है mv dv प्लस v स्क्वायर dm, ये है इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो इसको हम लोग अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर कोई एक बॉडी मास जिसका m है और एक v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका मास क्या हो जाता है, हमको ये पता है m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 4 है। ठीक, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें कि दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कह सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, तो ये अंदर रूट हट जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए ये सी एलसीएम लेंगे तो ये नीचे तो चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब यही जो इक्वेशन आई है इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन थर्ड ध्यान रखना। ये मान लेते हैं इक्वेशन आई थिंक 5 तक हुआ था, ये मान लेते हैं इक्वेशन 6 है। ठीक, इक्वेशन 6 को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, या फिर लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन and treating m0 and c are constant। ठीक,
आपको इसको क्या करना है, जो इक्वेशन जो 6 है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको माइंड में ये चीज पता होनी चाहिए कि जो m नॉट है और जो c है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो जब हम लोग किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 मिल जाएगी, बाकी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और ध्यान रखना c को क्या रखना है, कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m c² dm हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस। अब एक बार इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m dm v², ठीक। और फिर माइनस हो जाएगा 2v m² dv इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको ये कंसीडर करना है कि m नॉट और जो c है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसको आप इस साइड भेज दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देते हैं और 2m क्या कर ले, इनमें कॉमन कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2m कॉमन कर लिया, इधर बचा c² dm माइनस ये हो जाएगा v² dm, ठीक। और इसको हम लोग इस साइड भेज दिए, इधर क्या हो जाएगा, 2m² v dv। अब देखिए m² से एक m से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। ये कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए। अब इसको कर लेते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, c² dm है, c² dm, इस माइनस v² dm को क्या करें, इस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर कितना mv dv प्लस क्या हो जाएगा, v² dm। ये मान लेते हैं क्या है, इक्वेशन 7। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 3 को, यहाँ पर देख रहे हैं कि dk इक्वल टू क्या है, mv dv प्लस v² dm, और यहाँ पर c² dm क्या है, mv dv प्लस v² dm। तो कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 3 हमको क्या मिलेगा, dk इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c² dm मिल जाएगा। तो उसी चीज को लिख लेते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 7, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 7 वी गेट क्या मिलेगा हमको, dk इक्वल टू हो जाएगा c² dm, ठीक है। तो dk इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² dm हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए जो भी बॉडी है वो क्या कर रही है, वो किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब उसके मास में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कब हो रही है, जब उसके मास में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, मतलब उसका जो मास है वो m नॉट से क्या हो जा रहा है, m हो जा रहा है, और तब उस दौरान उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम उसको मतलब लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, तो वहां से मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बस डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेशन dk इक्वल टू इंटीग्रेशन वही सेम हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन m नॉट से क्या होगा, m हो रहा है ना, जो उसका जो मास है वो क्या हो रहा है, पहले m नॉट था, जो रेस्ट मास था वो m नॉट था, और फिर जब वो मूव करने लगा एक v वेलोसिटी के साथ, तो उसका मास कितना हो गया, m हो गया। तो इसका मतलब मास वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, m नॉट से m की ओर। तो ये हो जाएगा m नॉट टू m c² dm, ठीक। अब इसका हम लोग सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c² तो ये मतलब बाहर ही रहेगा, m माइनस m नॉट हो जाएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन 8 है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी मिल रही है,
अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, जो मास में कितना मास इंक्रीज किया है, जो मास इंक्रीज किया है विद मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सॉरी लाइट ऑफ द वेलोसिटी, जो भी लाइट की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई इंक्रीज इन मास, जो भी मास इंक्रीज कर रहा है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक, तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें, हमको एक काइनेटिक एनर्जी मिली है, ये काइनेटिक एनर्जी कब मिल रही है, जब इसका जो मास है वो मतलब वेरी कर रहा है ना, मतलब जो भी मास में जितना जो भी मास इंक्रीज किया है विद मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में रही होगी, जब मास उसका m0 था, तो उस दौरान भी उसके पास एनर्जी रहेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी को अगर हम लोग मान लेते हैं, जो रेस्ट एनर्जी क्या रहेगी, रेस्ट एनर्जी होगी, यह हो जाएगा m0c²। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जो भी मास इंक्रीज कर रहा है और विद मल्टीप्लाई c², और जब मास m0 था तो इसका मतलब उस दौरान रेस्ट एनर्जी कितनी रहेगी, m0c² रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी हमको कितनी मिल जाएगी, रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं टोटल एनर्जी कितनी है, E बराबर रेस्ट एनर्जी मतलब m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, c² m-m0। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, m0c² प्लस m(c² - m0c², और इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, E बराबर क्या मिला, mc²। यही आइंस्टीन की इक्वेशन है, जिन्होंने इस पर काफी काम किया था, तो इसी को मतलब जाना जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, E बराबर mc², वेयर m इज द मास एंड c क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। ठीक, अब इसका अगर हम लोग देखिए, ये सब ऐसा रियल में होता भी, इसका मतलब एक एविडेंस भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ये होता भी है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ये हमको वैसे नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब तभी हो पाता है अगर जैसे हम लोग ये कहें कि जो टाइम डायलेशन होता है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी का मास m है, काफ़ी हाई m0 है, अगर काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है तो क्या होता है, मास भी मतलब बढ़ जाता है। तो ये सब कब हो पाएगा, जब वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर पाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा हमारे सामने ऐसा तो कोई चीज़ हो नहीं पाता, इसलिए हम लोग अपने डेली लाइफ में उस चीज़ को कम ऑब्जर्व या कम मतलब डाल पाते हैं या अपने अंदर वो कर पाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ यहाँ से हम लोग अगर देखें, अगर m बराबर क्या हो रहा है, E/c²। ठीक, यहाँ पर m बराबर क्या हो रहा है, E/c²। अगर हम इसको इस चीज को ध्यान से देखें, जो m है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, E के। अगर मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई हमको ये बॉडी है जिसका मास क्या है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा। ठीक, और इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, मान लो इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक, इसको आपने क्या किया, इस बॉडी को, ये एक कोई बॉडी है और इसको क्या कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अगर आप गर्म कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम इस रिलेशन से देखें तो क्या हो रहा है कि जो m है उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, E के। इसका मतलब अगर हम लोग बॉडी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका मास भी क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। मान लेते हैं इसका जब ये कूल थी, मतलब जब ये ठंडी थी नॉर्मली जब थी, तो इसका मास मान लेते हैं इसका मास पहले कुछ रहा होगा, मान लो 3 kg था, ठीक। अब क्या होगा, जब ये कब है, कूलिंग के टाइम, ठीक, जब ये कूल थी, जब ये ठंडी थी, तो तब ये मान लो इसका मास 3 किलोग्राम था। और अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो अगर आप इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तो क्या होगा, इसका जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाना चाहिए, जो कि बढ़ता भी, काफी स्मॉल चेंजिंग होती है लेकिन चेंजिंग होती है। इसका मतलब हम लोग एक चीज यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है उसका, अगर हम उसको गर्म कर दिए हैं तो उसका मास जो है दिस इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जो बॉडी कूल रहेगी। मतलब अगर वही बॉडी जब ठंडी थी तो ठंडी होने पर उसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा, लेकिन जैसे आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म होने पर उसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन जब वो वस्तु ठंडी थी, ठीक। तो ये था आइंस्टीन का रिलेशन, E बराबर क्या होता है, mc²। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।